जय बोले जय जगन्नाथ। नमस्तारिणे, ये एक मंत्र यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये तारा मंत्र है और इसके पहले ओम नहीं लगता है, ओम का उच्चारण नहीं होता है। नमस्तारिणे ये तारा मंत्र है जो 28 नक्षत्र होते हैं, और 28 नक्षत्र सबको एक साथ नमस्कार, सबकी एक साथ कृपा पाने के लिए नमस्तारिणे यह मंत्र जपा जाता है। इसमें ओम नहीं लगता है। ओम अक्षोभ्याय नमः। अक्षोभ्याय नमः यह जो मंत्र है, यह श्री कृष्ण, भगवान शंकर, हरि और जितने भी ज्योतिष के लेखक हैं, जिन्होंने कोई न कोई कुछ न कुछ लिखा है, जैसे श्री गणेश ने अथर्ववेद लिखा है, ऐसा ठीक है। तो जो जो लेखक हैं उन सब के लिए यह नाम आता है ओम अक्षोभ्याय नमः। अक्षोभ्याय नमः ये किसी एक देवता को समर्पित नहीं है, वो सभी को समर्पित है जिन्होंने कुछ न कुछ लिखा है, लेखनी का प्रयोग किया है। तो इसमें भगवान शंकर हो गए, श्री कृष्ण भगवान हो गए, गणेश जी हो गए, ठीक है। अच्छा, तो वीडियो का अपना जो ये टॉपिक रहेगा, ये राशि से संबंधित। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स और मैसेज आए कि गुरुजी नक्षत्र नवमांश क्या होता है, नक्षत्र अलग होता है क्या, नवमांश अलग होता है क्या। तो यदि आप ज्योतिष का बेसिक जानते हो, ठीक है, यदि आप ज्योतिष का बेसिक जानते हो तो आप ये वीडियो स्किप कर दो, ठीक है, आपके काम का नहीं है। और जो सीखना चाहते हैं शुरू से, उनके लिए ये लाभप्रद हो सकता है, हमारा जो भी अल्प ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो, कई बार हम समाचार पत्र में और न्यूज चैनल पे हर जगह हम राशिफल आता है, राशिफल पढ़ते हैं, देखते हैं, पंचांग में आता है राशिफल, ठीक है। राशिफल है क्या? एक राशि बहुत बड़ी होती है। राशि जड़ात्मा है, ग्रह जीवात्मा है। ग्रह हमें जीवों के रूप में मिलते हैं, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, माता पिता के रूप में, मित्र के रूप में, शत्रु के रूप में, ठीक है। वो जो मिलते हैं ना, वो ग्रह हैं। सूर्य देवता, चंद्र देवता, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब है ना, हमें जीवात्मा लोगों के रूप में मिलते हैं। ये हमें जीवात्मा है, हमें लोगों के रूप में मिलते हैं। राशि बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ी है, कह सकते हैं। राशि के आगे ग्रह की कोई औकात नहीं है, मतलब ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। तो राशि जड़ात्मा है, यह हमें स्थान के रूप में मिलती है, यह हमें स्थान के रूप में मिलती है। इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा ये भूलोक है, पाताल लोक है, ठीक है, फिर स्वर्ग लोक भी है। तो हम भूलोक पर ही क्यों जन्मे, और हम भूलोक पर भी किसी निश्चित शहर में क्यों जन्मे, ये राशि का तो बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो राशि बहुत बड़ी होती है। अब हमने राशिफल पढ़ लिया कि भाई मेष राशि के लाभ का योग है, ठीक है। तो सिमिलर मेष राशि का ही व्यक्ति उस समय भारी दुख उठा रहा होता है, यह भी संभव है। तो फिर कहेंगे भाई ये राशिफल झूठा है। राशिफल झूठा नहीं, हमने राशि को समझने में थोड़ा सा ध्यान नहीं किया। राशि 30 डिग्री की होती है, बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है राशि। तो राशि के अंदर आते हैं नक्षत्र। नक्षत्र आते हैं प्रत्येक राशि में ढाई तीन करके, ऐसा करके नक्षत्र आते रहते हैं, जो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो। जैसे मेष राशि है, तो मेष राशि में शुरुआत होगी अश्विनी नक्षत्र की, इसके 4 चरण आएंगे, फिर भरणी पूरा उसके 4 चरण आएंगे, और कृतिका का 1 चरण आएगा, ऐसा, ठीक है। अब आम जन मानस को समझ में आ जाए, देखो प्रयास तो पूरा है, बाकी जैसा रघुपति रघुनाथ जी जैसा चाहें वैसा ही है। प्रयास तो पूरा है कि आम जन मानस को समझ में आ जाए। ये जो 27 आपको ये नाम दिखाई दे रहे हैं नक्षत्रों के,
इन्हीं में से किसी एक में चंद्रमा बैठा होगा। जहां पर चंद्रमा बैठा होगा वह हमारी राशि होगी। जहां चंद्रमा बैठा होगा वह हमारी राशि होगी। तो राशि बहुत विस्तृत है, बहुत गूढ़ है, राशि बहुत जड़ात्मा है। और राशि में जब चंद्रमा बैठ गया, जो कि ग्रहों में सर्वशक्तिमान है, ठीक है, तो आप सोचो कि हमारे जन्म नक्षत्र का कितना ही महत्व होगा। ऐसे ही हमें हमारा जन्म नक्षत्र नहीं मिला है, बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए हमें हमारा जन्म नक्षत्र मिला। ओके, अब होता क्या है, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण, राशि 30 डिग्री की होती है। तो अश्विनी से शुरू हुआ, मेष की बात करें यदि, अश्विनी से शुरू हुआ तो 3 डिग्री 20 मिनट, यह इसकी जो मापन है, इसकी जो अवधि है, प्रत्येक चरण की रहती है नक्षत्र की 3 डिग्री और 20 मिनट, ठीक है। अच्छा, इसमें होते हैं 4 चरण। तो 3 20 को 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो वो 13 डिग्री 20 मिनट का एक 13 डिग्री के आसपास आ जाएगा, एक नक्षत्र हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, तो 13 और 13 26, ठीक है। उसके बाद तीसरे का कुछ भाग, ऐसा करके ये जो है राशि चक्र है, इसको भचक्र भी कहते हैं। और इन सब की डिग्री जो है वो 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री का ये भचक्र है। मेष राशि 30 डिग्री की होगी, वृषभ 30 की, मिथुन 30 की, कर्क 30 की, सिंह, ऐसा करके 12 राशियां हैं, तो 12 इंटू 30 360 डिग्री हो गए। प्रत्येक डिग्री महत्वपूर्ण है। यदि हम चंद्रमा और शनि ग्रह, ये दो की बात करें, तो बाकी ग्रहों के लिए नवमांश महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लो एक एक उदाहरण है कि अभी अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य देव है, ठीक है। तो अश्लेषा नक्षत्र के वो कौन से चरण में है, वो वहां तक उनका काफी है, ओके। लेकिन शनि और चंद्रमा, इनकी बात ये है कि भाई ये इनका एग्जैक्ट पता करना पड़ेगा हमें कि ये एग्जैक्ट कहाँ पे है। प्रत्येक डिग्री महत्वपूर्ण है। 360 है ना, ये इन 360 में से प्रत्येक डिग्री महत्वपूर्ण है, ओके। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि राशि क्या होती है। जहां चंद्रमा बैठा है वह राशि है, और जहां जिस नक्षत्र में बैठा है चंद्रमा, वह हमारा जन्म नक्षत्र है। अब नवमांश की बात करते हैं, ठीक है। देखो, 3 डिग्री 20 मिनट प्रथम चरण है। उसके बाद में 6:40 दूसरा आ जाएगा। फिर तीसरा चरण होगा वो 10 डिग्री पे। फिर चौथा चरण होगा, ठीक है। 13:20 पे वो समाप्त हो जाएगा चरण, और दूसरा नक्षत्र आ जाएगा, ठीक है। ये जो नक्षत्र के चरण जो होते हैं ना, ये ही नवमांश है। जैसे सबसे पहले मेष राशि। अब मेष एक उदाहरण है, आवश्यक नहीं आपके यहाँ पे 1 नंबर पे मेष राशि हो, क्या आपका कोई भी राशि हो सकती है, 12 राशि में से कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मेष राशि है, इसमें अश्विनी नक्षत्र है। अब अश्विनी नक्षत्र भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें 4 चरण है। तो जो इसका पहला चरण आएगा ना, वो मेष का ही आएगा। इसमें जो पहला चरण जो आएगा वो मेष का आएगा, दूसरा वृषभ का आएगा, तीसरा मिथुन का आएगा, और चौथा कर्क का आएगा। उसके बाद में भरणी नक्षत्र शुरू होता है। ये या भरणी नक्षत्र जहां शुरू होता है, पहला चरण सिंह राशि, दूसरा कन्या, तीसरा तुला, और चौथा जो है अपने वृश्चिक। ये क्रम चलता रहेगा, बस इस क्रम को नहीं भूलना है। 360 तक यही क्रम चलाते रहो। 360 ये अपने आप फिट हो जाएंगे 9 मार्क्स, ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे ये सारे लिख लिए नक्षत्र, उसके बाद में शुरू हो जाओ बस। अश्विनी जहाँ पे पहला चरण है अश्विनी का, वहां पे मेष, दूसरे पे वृषभ, तीसरे पे मिथुन, ऐसा करके लिखते जाओ आगे से आगे, ठीक है। ओके, वो नवमांश हो गया। तो आई होप ये नवमांश भी क्लियर हो गया होगा।
और नहीं हुआ है तो हमारे फेसबुक पे इस पे पोस्ट है, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो आ जाएगा। अच्छा, ये जो नक्षत्र हमारे होते हैं, ये जन्म का जो नक्षत्र होता है उससे 10वां 19वां नक्षत्र जो है वो भी जन्म का ही नक्षत्र माना जाता है। ठीक है, तो मान लो मान लो किसी का जन्म जो है वो अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो अश्विनी मघा मूल, अश्विनी श्री गणेश हो गए, मघा रिद्धि और मूल सिद्धि। ठीक है, तो श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि पूरे ब्रह्मांड में हर जगह हर समय हर क्षण विराजमान है। ये सब चर्चा पहले काफी हो चुकी है। ठीक है, कण कण में क्षण क्षण में श्री कृष्ण है, ये चर्चा पहले हो चुकी है। ठीक है, तो वो ज्योतिष आखिर है क्या? ईश्वर के नेत्र तो हैं, तो श्री कृष्ण कण कण में है तो उनके नेत्र भी तो होंगे ना उनके साथ, है ना? तो ये जो जन्म नक्षत्र है तीन होते हैं, संपत नक्षत्र, ये सब तीन तीन होते हैं। ओके, अब देखो, जन्म नक्षत्र के ठीक बाद वाला नक्षत्र जो होगा वो हमारा संपत नक्षत्र होगा। यह चर्चा पहले हो चुकी है और ये लाभप्रद होगा। इस वहां कोई स्टार कोई ग्रह बैठा है तो वो लाभप्रद होगा, कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसका लॉर्ड लाभप्रद होगा, ऐसा करके। ठीक है, हमारा जन्म नक्षत्र से गिनती करके 10 नंबर पर आ जाओ। जैसे मान लो किसी का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है। ठीक है, तो हम श्रवण नक्षत्र से गिनती करेंगे। श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। रोहिणी 10वें पे आया। जिस दिन 10वां स्टार हो उस दिन अपना काम मन लगाकर करना चाहिए। प्रमोशन आपको उसी काम से मिलेगा, आप उसी काम से पहचाने जाओगे, आप उसी काम से लोगों की नजरों में आओगे, या आपका वही पोस्ट वायरल होगा, या आपका मतलब जो भी आपका भला होना है। ठीक है, अब ठीक है, ओके। जो ये 10वां नक्षत्र है, ओके। ऐसे ही 18वां नक्षत्र। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी का जन्म नक्षत्र हो गया अश्विनी। अब अश्विनी नक्षत्र से 18 गिनती करेंगे तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, मग्घा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र है। ठीक है, अब ज्येष्ठा नक्षत्र है ना, वो हो गया सामुदायिक नक्षत्र। 18वां नक्षत्र, जन्म नक्षत्र से 18वां नक्षत्र सामुदायिक, सोशल लाइफ, समाज। अब इस पे सब के अपने अपने अलग विचार हो सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने समाज की अवधारणा को नहीं माना है, शून्य माना है। श्रीमद् भागवत पुराण में हम पढ़ते हैं, एकादश स्कंध, तृतीय अध्याय, जिसमें ईश्वर ने माया का वो बताया है, ये माया जाल क्या है। ठीक है, तो ईश्वर तो कहते हैं, श्री कृष्ण तो कहते हैं समाज जीरो है। ठीक है, लेकिन श्री राम वो कहते हैं कि हमारा कुटुंब, हमारी परंपरा, हमारा खानदान, हमारे इष्ट मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे जान पहचान वाले, इन सब का हमें आदर करना चाहिए, इन सबको झुककर नमस्कार करना चाहिए। तो कहने का मतलब समाज में, समाज को लेके यदि आप चाहते हो कि आप कुछ मतलब पॉजिटिव करो, या समाज में कोई आपको जाने पर, ये जो भी मतलब है, ठीक है, अपने विचार है सबके, तो उसके लिए ये सामुदायिक नक्षत्र का चयन करना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र यदि है तो जिस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस दिन अपना मतलब सफेद चोला पजामा पहन के, या जो भी वो करना है, मतलब जाके थोड़ा समाज में हाथाजोड़ी करना है, और
कुछ भी मतलब समाज में करना, ठीक है। ये सब देखो, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में इसलिए बोल रहा हूँ, पर्सनली मुझे ये चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए, ठीक है। ओके। अच्छा, जाति नक्षत्र जो जन्म नक्षत्र से चौथा नक्षत्र, सपोज मघा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो मघा से 4 गिनेंगे अपन, ठीक है। मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त। हस्त नक्षत्र आया जाति में, ठीक है। यह नक्षत्र का प्रयोग हम अपने इस जीवन काल के प्रत्यक्ष और अपने कर्मों के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, अपने हाथ पैरों के द्वारा किए गए पाप नष्ट कर सकते हैं। गूढ़ रहस्य है ये। और जैसा कि हम हमेशा चर्चा करते हैं कि देखो, ज्योतिष सीखना है तो ज्योतिष के क्लासिक जो है भृगु संहिता जो है, और वराह मीर का जो है वराह संहिता जो है, और लघु पराशरी व्यास जी के जो ज्योतिष जो है, उसके अलावा मान सागरी, जो मुझे पर्सनली मेरी सबसे फेवरेट जो पुस्तक है मान सागरी, मतलब बहुत बार मैं उसको पढ़ चुका हूँ, लगभग कुछ मेरे मतलब कंठस्थ भी कह सकते हैं। मान सागरी में सरल तरीके से बहुत ज्योतिष को जो है बताया गया है, ठीक है। तो ये हम जो ज्योतिष की क्लासेस पढ़ते हैं, ये तो ज्योतिष को जानने के लिए जरूरी है ही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, देखो, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, बाइबिल भी पढ़ो, बाइबिल में भी है, बाइबिल को पढ़ो आप श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत पुराण, गीता जी, ये सब पढ़ो। तो इनमें ना हमें जो ज्योतिष के क्लासिक है उनसे तो हमें बेसिक की जानकारी मिली है, लेकिन जो ये धर्म ग्रंथ है ना, ये हमें गूढ़ जानकारी देते हैं, ठीक है। ये जो अभी अपन ने चर्चा की ना जाति नक्षत्र वाली, ये चर्चा आपको ब्रह्म वेवर्त पुराण में मिलेगी। अब बताओ, जैसे ज्योतिष के क्लासिक है, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया तो भाई इसमें क्षमा तारा बोल के कर दिया कि भाई कल्याण होगा, ठीक है। लेकिन वो कल्याण कैसे होगा, वो गूढ़ रहस्य हमें वो ब्रह्म वेवर्त पुराण में मिला ऐसे। तो ये चीजें हैं। ओके। अच्छा, अभिषेक नक्षत्र, 27वां नक्षत्र, बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि रुद्राभिषेक कब करें। तो जिस दिन आपका 27वां नक्षत्र और जन्म नक्षत्र से 27वां नक्षत्र, मान लो किसी का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, भरणी से 27 गिनेंगे, ठीक है। तो भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मग्गा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रा, उत्तराभाद्रा, रेवती और अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र आ गया, ठीक है, 27वां नक्षत्र। तो जो पूछते हैं कि भाई हमें शिवावास के बारे में जानकारी नहीं है, रुद्राभिषेक करना है हमें, ये जो अभिषेक नक्षत्र होता है ना, सूर्य ग्रहण के अतिरिक्त, चंद्र ग्रहण के अतिरिक्त, सिर्फ दो को टाल दो, सूर्य ग्रहण को और चंद्र ग्रहण को टाल दो, उसके अतिरिक्त जब कभी अभिषेक नक्षत्र पड़े, चाहे उस दिन दग्ध तिथि हो, चाहे उस दिन अमावस, कोई वार, कोई कितना भी शुभ कुछ भी हो, कुछ लागू नहीं होगा। आप रुद्राभिषेक करो, आपका अभिषेक नक्षत्र वो ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, देखो, हमारे जन्म नक्षत्र से 8वां नक्षत्र जो बनता है, हमारे जन्म नक्षत्र से 8वां नक्षत्र जो बनता है, मान लो किसी का जन्म जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी से 8 गिनेंगे, उत्तरा फाल्गुनी को 1 माना, ठीक है। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र आया। हाँ, मूल नक्षत्र आया, ठीक है। तो वो नक्षत्र और आपका जो लग्नेश है, लगन तो कोई भी हो सकता है ना,
तो आपका जो लग्नेश है, साथ में यदि वहां पे कोई प्लेनेट बैठा है तो वो प्लेनेट का नंबर, प्लेनेट नहीं है तो वो नक्षत्र का जो लॉर्ड है उसका नंबर, ये दो नंबर मिला के हमारे लकी नंबर बनते हैं। ये दो नंबर मिला, ये जो प्रचलित न्यूमरोलॉजी आप देखते हो ना, इसके लिए ये शुभ, इसके लिए तो इतनी गंदगी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अब श्रावण मास चल रहा है तो उनको गाली नहीं दे सकते, बाकी मन तो खूब कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो वो ये गंदे लोग हैं जो ये न्यूमरोलॉजी, जो प्रचलित जो यूरोपियन जो न्यूमरोलॉजी लेके आते हैं ना, ये क्योंकि इनका बेस ही गलत है। ये एक मूलांक से शुरू करते हैं और हम जो है वो जीरो से शुरू करते हैं। जीरो अंक नहीं है क्या? कोई ये हमें बता दे कि जीरो अंक नहीं है क्या? है कि नहीं है जीरो? तो फिर इनका तो शुरुआत ही एक से हुआ है। और फिर 9 तक आके ये बोलते हैं कि बाद में जो आए उन दोनों को आपस में जोड़ दो, 15 का 6 कर दो, 24 का 6 कर दो, 33 का 6 कर दो, 42 का 6 कर दो। क्या मतलब हुआ? ये 42 का अलग ही होगा, ठीक है, वो इसको छोड़ते हैं अपन अभी अपन, ठीक है। ये जो 8वां नक्षत्र है, 8वां नक्षत्र, और अब हमारा लगन लॉर्ड, और 8वां नक्षत्र में जो प्लेनेट बैठा है वो, यदि कोई प्लेनेट नहीं है तो 8वें नक्षत्र का लॉर्ड, उसका नंबर, ठीक है, ओके। उदाहरण के लिए देखो, मेरा जन्म श्लेषा नक्षत्र में हुआ है। श्लेषा से मैं 8 गिनता हूँ, ठीक है। तो अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। विशाखा नक्षत्र आ गया। विशाखा नक्षत्र आ गया तो विशाखा नक्षत्र में जो मेरा जो होरोस्कोप है उसमें बुध ग्रह बैठ गया विशाखा नक्षत्र में, ओके, ठीक है। विशाखा का अर्थ हो गया बृहस्पति, तो 3 नंबर लिया वहां से। बुध ग्रह बैठ गए तो वहां से लिया 5 नंबर, 35 नंबर बना, ओके। और जो मेरा लग्नेश है, मीन ये मेष लग्न है, तो मंगल को भी इसमें मिला है, ठीक है। तो 3, 5, 9, ये एक नंबर निकल के आया, ठीक है। अब मैट्रिक्स के द्वारा मैं इसको ऊपर नीचे करके मेरा लकी नंबर 3, 5, 8, इनको आपस में घटा के या जोड़ के, कैसे भी जो विधि है उस विधि अनुसार हम निकाल सकते हैं, ऐसा, ओके। अच्छा, हमारे जन्म नक्षत्र से जो चौथा, सॉरी, जो छठा नक्षत्र पड़ेगा, ठीक है, जन्म नक्षत्र से छठा नक्षत्र जो पड़े, मान लो जन्म अश्विनी में हुआ है तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा पड़ेगा, ओके। तो अश्विनी में जिनका जन्म हुआ है वो आर्द्रा नक्षत्र, जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र का सूर्योदय हो, ये सारी घटनाएं सूर्योदय की है, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। कई बार क्या होता है कि आधा दिन में नक्षत्र चेंज होता है, जैसे आज होगा, अभी विनस का चल रहा है, थोड़ी देर में सन का आ जाएगा, ओके। वो मान्य नहीं होगा, जो सूर्योदय का होगा वो मान्य होगा नक्षत्र, ठीक है, ओके। तो जो ये छठा नक्षत्र जो जिस दिन सूर्योदय हो ना, उस दिन ना व्यक्ति को अपनी दिनचर्या सुधारने के लिए रूटीन बनानी चाहिए। जैसे बहुत दिनों से जिम जाने का सोच रहे हैं, जा नहीं पा रहे, बहुत दिनों से योगा करने का सोच रहे हैं, नहीं कर पा रहे, बहुत दिनों से कुछ भी अच्छा करने का, मतलब मीठा छोड़ने का या जो भी ये आजकल चल रहा है, ठीक है। तो वो जो आप करना चाहते हैं वो छठे नक्षत्र का आप चयन करें, लेकिन उस दिन सूर्योदय छठे नक्षत्र में होना चाहिए। ये नहीं कि सूर्योदय 5वें नक्षत्र में हो, ऐसा नहीं, और छठा नक्षत्र बाद में आए तो लागू नहीं होगा, ठीक है। सूर्योदय छठे नक्षत्र में होना वो दिन लागू होगा, ओके, ठीक है। अच्छा, तो नक्षत्र नवमांश संबंधित प्रयास किया है थोड़ा बहुत ये चर्चा करने का। अब ये चर्चा आप रजिस्टर में आप ये सब चीजें कहीं पे लिख लो या
देखो जो सीख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ज्ञानी लोगों को मैं पहले बोल चुका, स्किप कर दो, ठीक है। ज्ञानी लोगों का मतलब अलग ही चीज रहता है उनका। वो रहता है, उनका ये रहता है कि भाई ये वीडियो में क्या वो थंबनेल देखेंगे, फिर अच्छा नक्षत्र क्या, अच्छा जन्म संपत्ति क्या, ये तो आता है मेरे को, हटाओ, ठीक है। उनका ये रहेगा, ओके। तो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ये मकसद यही है कि जो हमारा अल्प ज्ञान है वो दूर दूर तक पहुंचे, उससे कभी कहीं किसी का भला हो तो हमारा कोई पाप कटे, ठीक है। अच्छा, तो ये चर्चा आप रजिस्टर में लिख के इसलिए रखना क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो शनि ग्रह की, शनि ग्रह 12 जो अपने ये भाव रहते हैं, शनि ग्रह किस भाव में है, ठीक है। और उस भाव को लेके उस भाव में कौन सा नक्षत्र पड़ता है, ये जन्म संपत्ति विपत क्षमा प्रत्यारी, इनमें से कौन से नक्षत्र वहां पड़ते हैं, उसके ऊपर एक विशेष चर्चा होगी। और वो वाला वीडियो तो जो ज्ञानी लोग हैं उनको भी झक मार के देखना ही पड़ेगा, अपने आप को कितना भी तुरंत खा समझते हो, वो वीडियो तो उनको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो आज की चर्चा समाप्त करते हैं। और एक चीज है, देखो, श्रावण मास चल रहा है, मास पारायण के पाठ या गीता जी जो भी आपने शुभ कार्य शुरू कर रखा है, तो जब हम मास पारायण वगैरह जो भी पाठ करके हम उठते हैं, ठीक है, तो वो सब जो है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वो सब भगवान को समर्पण कर दें, अर्पित कर दें। हमने शिवा सहस्त्र नाम पढ़ा, ठीक है, तो हम शिवा सहस्त्र नाम पढ़कर हम हमारा कल्याण चाहेंगे तो वह नहीं लगेगा, बल्कि शिवा सहस्त्र नाम पढ़कर आप उसको भगवान के निमित्त कर दें, हम उसको भगवान के निमित्त कर दें कि ईश्वर ये आपका है, आपके लिए है, हमने आपके लिए पढ़ा है, ठीक है, ऐसा, ये चीज। तो ये भावना जब जीव में आती है तो धीरे धीरे वो आत्माराम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। आत्माराम एक न एक दिन सभी को झक मार के बनना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमारी मोह माया है, जैसा मैंने पहले उदाहरण दिया था कि श्रीमद् भागवत पुराण एकादश स्कंद और जो उसका तीसरा अध्याय है, विश्वास करो आप लोग, वो तीसरा अध्याय यदि कोई व्यक्ति 5-6 बार ध्यान से पढ़ लेता है, उसको उसमें ध्यान लगा के 5-6 बार उसको पढ़ लेता है, हम दावे के साथ कह सकते हैं केवल वो अध्याय पढ़ने मात्र से वो व्यक्ति जो है मैं मेरा और मायाजाल इससे मुक्त हो जाएगा, वो विरक्त हो जाएगा। उसको फिर नहीं पड़ी कि मेरा कहीं नाम हो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़े, मेरा कर्जा हो गया, मेरा संतान, मेरा नहीं, उसको फिर पड़ी नहीं है। 5-6 बार यदि उसको मन लगा के, ठीक है, तो ऐसा होता है। एक बार काफी पहले हमने चर्चा की थी, देखो, मेरे एक बचपन के मित्र थे, और मित्रता क्या मतलब, बहुत ही अच्छी मित्रता थी। तो एक्चुअली क्या कि मित्रता शुरुआत में नहीं थी, बाद में बढ़ी थी। हमारे जीवन के 16वें वर्ष से लेके और 35वें वर्ष तक, हाँ, ये 19 साल घनिष्ठ मित्रता, ऐसी मित्रता की जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है। बहुत घनिष्ठ मित्र थे हमारे, अभी भी हैं वो मित्र। तो हुआ क्या कि उनके बुरा समय चल रहा था, गुरु की महादशा थी, और वो बहुत ज्यादा दुख उठा रहे थे, भांति भांति के उपाय ज्योतिष सब वो
ठीक है। हम उनको मना करते थे कि ये सब मत करो, स्वतः सब ठीक हो जाए, लेकिन अब कहाँ होता है, देखो किसको चैन पड़ता है। और सही बात है, हम जब पृथ्वी भूलोक पे रहते हैं तो फिर हमें ये सारे सडरिपु है ना, ये चैन से बैठने नहीं देते। तो उन्होंने गीता जी का अध्ययन शुरू किया। फिर गीता जी पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान जो है श्रीमद् भागवत पुराण पे आ गया। अब श्रीमद् भागवत पुराण पे आ गए तो उसको उन्होंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ना शुरू किया तो अब उनका समय उस समय खराब चल रहा था, तो बेरोजगार तो थे, तो पूरे दिन कोई काम तो था नहीं। तो वो 18-18 घंटे, 17-17 घंटे मद् भागवत पुराण पढ़ने लगे। ओके। इस उनके इस पढ़ने के फलस्वरूप क्या हुआ, सबसे पहले हमारी दोस्ती टूटी, हमारी मित्रता टूटी सबसे पहले। उन्होंने बताया, क्योंकि वो ये जो अभी बताया ना, जो तीसरा अध्याय, वो बहुत चर्चा कर चुके, बहुत पढ़ चुके थे। तो उनको एकदम एकदम विरक्त हो गए वो, टोटली एकदम विरक्त। ठीक है। तो सफरिंग इज अल्टीमेट ट्रुथ, ये उनका विचार हो गए। और लगाव ही पीड़ा है। ठीक है। तो उस कालखंड में हम उनसे इस बात पे बहुत चर्चा किए कि देखो, आखिर भूलोक पर हम आए हैं तो हमें सब कुछ चाहिएगा, पत्नी बच्चे हैं उनका पालन करना है, कर्तव्य, लेकिन वो पूरे विरक्त हो गए टोटली। तो हमारी मित्रता टूट गई। आज भी वो विरक्त हैं। और जहाँ कहीं हम मिलते हैं तो आपस में प्रेम भाव से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि अनदेखा कर दिया। और संवाद होता है, कोई 1 मिनट का 2 मिनट का संवाद होता है, लेकिन जो मित्रता थी, जो जो उस समय, वो सब कुछ, क्योंकि वो विरक्त हो गए। तो यही बात है, सत्य तो देखो यही है। बाकी सब मोह माया है। और मोह माया से मुक्ति पाना आसान नहीं है, ज्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जय बोले, जय जगन्नाथ।